गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास टॉपिक पढ़ रहे थे और उसमें जो लास्ट टॉपिक मैंने जहाँ पर छोड़ा था वो मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई एक बॉडी है या कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के लिए जीरो हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम के लिए जीरो हो और सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे हो, तो क्या होता था कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता था वो मूव नहीं करता था। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम डिडंट मूव, ठीक है। और उसी पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन मैंने कराया था और आज उस पर मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AIPMT में मतलब आपका n नंबर ऑफ टाइम पूछा जा चुका है, IIT में भी क्वेश्चन इससे आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 क्वेश्चन हम लोग इसके देखने चल रहे हैं। अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, पहले इन 2 क्वेश्चन को लेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और लेंगे। फिर से मैं बता दूं क्या कहा मैंने ये कहा कि कोई सिस्टम है उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और साथ ही साथ वो इनिशियली रेस्ट पे है, तो उसके जो सिस्टम है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी। मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट वो मूव नहीं करेगा ना, वो वहीं पर रहेगा। सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास डिडंट मूव, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। उसी पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे इस बात को रिलेट नहीं कर पा रहे वो पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख ले। जो भी पिछली वीडियो नहीं देखा है, अगर इस वीडियो को देखेगा तो उसका शुरू के जो पोर्शन है, शुरू के जो 4 क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएंगे, वो आपको हवा में जाएंगे ना, ऊपर से जाएगा आपके। तो प्लीज़ आप लोग पिछले वीडियो को देखकर तब यहाँ पर आइए। सेंटर ऑफ मास पार्ट 2। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 2m and 3m are placed at separation d on a smooth surface. They move towards each other due to mutual attraction force. देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, कैसे फोर्स की बात कर रहा है? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। कैसे फोर्स है? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। फाइंड at what distance from the initial position of mass 2m the particle will collide. The particle will collide मतलब कोई, आपको मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, इसमें क्या कह रहा है? कोई एक्सटर्नल फोर्स है, F नेट एक्सटर्नल क्या है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है सिस्टम पे। अच्छा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आपका सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी जीरो हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी। लेकिन इनिशियली देखो ये क्या है, इनिशियली प्लेस्ड ना, ये प्लेस्ड है एक सेपरेशन d डिस्टेंस पे, ये दोनों प्लेस्ड है, मतलब रखे हैं, मतलब इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट है। अब इनिशियली एट रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की जीरो है और सिस्टम का जो वेलोसिटी मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगा। इनिशियल फाइनल दोनों जीरो, इसका मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही जीरो है। सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी क्या है? जीरो है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास डिड नॉट मूव, डिड नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया। और सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया तो फिर बस काम आपका खत्म। आप लगा सकते हो m1 dx1 वेक्टर प्लस m2 dx2 वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। दो बॉडी है तो इसलिए मतलब दो आपका यहाँ पर पार्टिकल है, इसलिए हमने ये 2 ही लिया, ठीक है। जितने पार्टिकल होंगे उतने के लिए ले सकते हैं। ये वाला मैंने डिराइव कराया था, लास्ट वीडियो में देखोगे तो मैंने डिराइव किया था। अब इस पर ये अप्लाई किया जा सकता है। आइए ध्यान से देखते हैं, इस डायग्राम से ही देखते हैं। देखो आपको क्या कह रहा है कि ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ मास 2m मास से कितना दूर जाकर ये पार्टिकल कोलाइड कर जाएंगे। पहली बात तो ये समझो, जो इसमें पार्टिकल्स गिवन है ना, ये पॉइंट मासेज है। कैसे मासेज है? पॉइंट मास है। अब पॉइंट मास है तो इनकी खुद की कोई आपकी एक लेंथ नहीं होगी ना, ये पॉइंट मास है। अच्छा, हम लोग मानते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो आपका 2m वाला है, ये मान लो x डिस्टेंस चला। हम आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाते हैं। मान लो ये शुरू में इस तरीके से है, ये 2m है, ये 3m है, ये शुरू की पोजीशन है, ये d डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये d डिस्टेंस पे है। अब क्या हो रहा है? ये दूसरे एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे आके मान लो यहाँ पर ये 2m और ये 3m ये कोलाइड कर जा रहे हैं। ये क्या कर जा रहे हैं? कोलाइड कर जा रहे हैं। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहीं पर होगा। इनका सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे होगा ना, इनके बीच ही कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। सपोज करो ये जो 2m मास वाला है, 2m मास वाला है, ये मान लो x डिस्टेंस चला। कितना डिस्टेंस चला? x डिस्टेंस चला। ये 2 जो m मास वाला है,
2m मास वाला जो बॉडी है, पार्टिकल है, ये मान लो x डिस्टेंस चला, तो ये जो आपका 3m मास वाला बॉडी है या 3m मास वाला जो पार्टिकल है, ये कितना डिस्टेंस चलेगा? d माइनस एक्स चलेगा, d माइनस एक्स डिस्टेंस चलेगा, चलेगा कि नहीं भाई? x ये चला तो ये d माइनस एक्स चलेगा, क्योंकि टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो d ही है। ठीक है, बस यही आप अब इस पर अप्लाई कर दोगे, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। m1 हमने 2m को चलो मान लिया, तो 2m m1 की जगह 2m हो गया, इनटू डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ x, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते तो ये प्लस x हो गया, प्लस m2, ये m2 इसको मान लेते तो ये 3m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर हुआ d माइनस एक्स, लेकिन ये से नेगेटिव लेंगे क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव लिया, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, तो माइनस d माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बनी, इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन बनी। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2mx माइनस, देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 3m d माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, या ये हो जाएगा 2mx माइनस 3md और माइनस माइनस प्लस 3mx इक्वल्स टू जीरो, 2mx 3mx ये हो जाएगा 5mx इक्वल्स टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3md, m से m कैंसिल आउट कर दो आप, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3d डिवाइडेड बाई ये 5 आ जाएगा, 3d डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। तो ये 2 kg जो 2m मास है उसने x डिस्टेंस मूव किया था कोलाइड करने के लिए, कोलिजन से पहले x डिस्टेंस मूव किया था, और वही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ मास 2m, मास 2m से कितना डिस्टेंस जाना पड़ेगा पार्टिकल कोलाइड करने के लिए। तो हमने x डिस्टेंस लिया था और इस x की वैल्यू कितनी आई? 3d/5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी सही होगा। बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और बहुत प्यारे तरीके से मैंने समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या कह रहा है? 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड कैपिटल 5m, अच्छा, एंड रेडियाई r and 2r, रेडियाई r and 2r are released in free space with initial separation between their centers equals to 12r। देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो इस तरीके की कोई बात है, एक आपका अच्छा डायग्राम अच्छा तो मज़ा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मान लो एक ये है और एक ये है, इस तरीके से, ठीक है। मैंने बड़ा बना कोई दिक्कत नहीं। ये m मास है, इसका मास 5m है, इसका जो रेडियस है r है, इसका जो रेडियस है 2r है, इसका रेडियस 2r है, इस तरीके से मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, और इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है इनके जो सेंटर्स के बीच का इनिशियल सेपरेशन है वो है 12 बार। वो कितना है? 12 बार है, ठीक है, ये 12 बार है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। देखो ये आपका हिंट है, ये क्वेश्चन का हिंट है। क्या कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन इनिशियली ये रेस्ट में रखे हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वही क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दैट इज सेंटर ऑफ मास डिड नॉट मूव, डिड नॉट मूव। सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया, तो यहाँ पर भी हम वही अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, m1 dx1 प्लस m2 dx2 इक्वल्स टू 0। यही हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं, थोड़ा डायग्राम बना के और अच्छे से समझाते हैं आपको। तो हुआ क्या, अब क्या हो रहा है? ये तो आप देखो आपका इनिशियल कंडीशन है। अब क्या हो रहा है? इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर द कोलिजन। कोलिजन से पहले, कोलिजन हो जा रहा है, कोलिजन से पहले जो स्मॉलर बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये बताओ। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इस तरीके से कोलाइड कर गए, यहाँ पर इस तरीके से कोलाइड कर गए, ठीक है। इसको स्मॉलर बॉडी कह रहा है, थोड़ा सा इसको स्मॉल बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया हमने।
ठीक है। अच्छा, ये कोलाइड कर गए, ये 5m मास वाला है, ये m मास वाला है, इसका रेडियस r और इसका रेडियस 2r, ये 2r है, ये r है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जब ये कोलाइड भी कर जाएंगे, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा? नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस तब भी जीरो नहीं होगा। इनके सेंटर्स का जो इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो अब कितना है? इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3r होगा। कितना होगा? 3r। 2r इसका जो रेडियस है, r इसका रेडियस, तो टोटल सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। आपको बस ध्यान यही दे, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है और वो इसको x मान लेता है और फिर कहता है 12r माइनस x ये चलेगा। नहीं, यही गड़बड़ है ना। देखो, तो अगर आप देखो कि ये जो आपका r रेडियस वाला या m मास वाला जो बॉडी है, ये कितना मूव किया? अगर हम मान लेते हैं ये x मूव किया, हम मान लेते हैं अगर ये x मूव किया, कितना मूव किया? x मूव किया, तो ये 5m वाला कितना मूव करेगा? तो 5m वाला कितना मूव करेगा ये बताओ। अगर हमने माना कि m मास वाला बॉडी x मूव कर रहा है, तो 5m वाला कितना मूव करेगा ये बताना। देखो माय डियर फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस इज 12r। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 12r है। उसमें से 3r तो ये खत्म, निकाल ही दो, तो बचा कितना? 9r बचा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिला के 9r होगी। तो ये हमने कहा ये x चला, तो ये कितना चलेगा? 9r माइनस एक्स, 9r माइनस एक्स। यही ध्यान देना है। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, उनको लगता है कि दोनों तो आपका मिल गए, तो अगर ये x चलेगा तो ये 12r माइनस एक्स चलेगा। अरे नहीं, पिछले क्वेश्चन में वो पॉइंट मास था, पिछले क्वेश्चन में वो पॉइंट मास थे। यहाँ पर ये पॉइंट मास नहीं है, इनकी लेंथ है, इनकी रेडियाई है, रेडियस है, इनका रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट मास वाला अगर आप फंडा लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कैपिटल M मास वाला बॉडी x मूव कर रहा है, तो ये 9r माइनस एक्स मूव करेगा। कैसे मूव करेगा मैंने समझा दिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलो इसको अगर हम लोग m1 मान लेते हैं, तो कैपिटल M इंटू ये कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, इस डायरेक्शन में प्लस मानते हैं तो इसका x हुआ, प्लस m2 इसका मास कितना 5m इंटू इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 9r माइनस एक्स, लेकिन इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो माइनस 9r माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो mx ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5m 9r माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। mx माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 45, mr माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5mx इक्वल्स टू 0। 5mx mx कितना हो जाएगा 6mx होगा, ये आपका उधर चला जाएगा तो 45mr, ठीक है। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 6r, 45 डिवाइडेड बाई 6r। इसको अगर आप सॉल्व करो तो कितनी बार जाएगा 7 छके 42 ना, 6 7 जा 42, तो ये 7, फिर 42 घटा दोगे तो 3 बचेगा, 3 आएगा मतलब 30, 3 5 जा 30, 7.5r। x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5r, x की वैल्यू कितनी आ गई 7.5r। मतलब जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर बॉडी कोलिजन से पहले कितना मूव करेगी 7.5r मूव करेगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यस सर लिखिए, समझ में आया आप लोगों को तो यस सर लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन लेंगे। चलिए हम लोग 2 प्यारे क्वेश्चन और लेते हैं, 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। एक तो आपका CBSE AIPMT 2012 में आया हुआ है और एक क्वेश्चन और भी बहुत प्यारा सा है। इन दोनों क्वेश्चन को लेते हैं और समझते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से। देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रमेश जिसका आपका मास दिया हुआ है 50 kg एंड सुरेश जिसका मास दिया 60 kg आर सिटिंग एट टू एक्सट्रीम ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोट, और बोट की जो मास है वो भी दिया है 40 kg, स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर। देखो फिर आपको यहाँ पर हिंट कर रहा है, स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर। स्टिल इन वाटर मतलब आपका इनिशियल, आप क्या है इनिशियली एट रेस्ट है ना, तो इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है। अच्छा, टू डिस्कस अ मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडल ऑफ द बोट। अच्छा, एक मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करना है दोनों को, मान लो दोनों स्टूडेंट हैं और वो बोट के मिडल में आते हैं। नेग्लेक्ट
विद द नेग्लेक्ट फ्रिक्शन विद द वाटर, वाटर के साथ जो फ्रिक्शन है उसको नेग्लेक्ट करना है। हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो ये दोनों जब आ रहे हैं और बीच में आके मिल रहे हैं तो बताना है आपको कि बोट इस प्रोसेस में कितना आपके आगे बढ़ जाएगी। ये ठीक बीच में आके ये दोनों मिल रहे हैं, ये बीच में आके ठीक मिल रहे हैं, ठीक है। रमेश आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, और सुरेश आ जा रहा है यहाँ पर आके ये आपका प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 मीटर ये आया, ठीक है, 2 मीटर ये आया, 2 मीटर ये आया, क्योंकि मिडिल में आना है। टोटल डिस्टेंस आपकी 4 मीटर है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, ध्यान समझिए। बच्चा पूछ रहा है सर कि बोट आगे मूव करेगा कि पीछे, हमें पता ही नहीं है। बोट आगे मूव करेगा कि पीछे हमें पता ही नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में मान लो, चाहे आगे मान लो और चाहे पीछे मान लो, चाहे आगे मान लो चाहे पीछे मान लो। मान लो आपने आगे मान लिया, आपने आगे मान लिया और आपका आंसर जो आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है माइनस में, इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत माना था, आपको पीछे मानना चाहिए था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि बोट आगे की तरफ x डिस्टेंस मूव कर गई, बोट आगे की तरफ x डिस्टेंस मूव कर गई, बोट अगर आगे की तरफ x डिस्टेंस मूव कर गई, तो हम लोग को अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें यही डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है, यही डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है। माय डियर फ्रेंड, अगर हम लोग रमेश की बात कर रहे हैं, ठीक है, रमेश की बात करें कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रमेश का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। रमेश देखो, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लें, इस डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लें तो 2 मीटर तो गया ही, 2 मीटर तो गया ही, 2 मीटर खुद से चल के गया और x मीटर बोट भी आपका मूव कर रहा है उसी के साथ। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम अगर देखें, नेट डिस्प्लेसमेंट रमेश का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई। रमेश का नेट डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ये चल रहा है प्लस बोट के साथ भी मोशन के साथ x चल जाएगा तो 2 + x होगा। सुरेश का नेट डिस्प्लेसमेंट देखो, सुरेश का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, देखो बोट इस तरफ जा रही है और सुरेश इस तरफ आ रहा है, तो सुरेश 2 मीटर इधर आ तो रहा है, लेकिन चूंकि ये बोट के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसमें से -x हो जाएगा, 2 - x, ये सुरेश चलेगा। और बोट का कितना है, बोट का आपका x है, बोट का क्या है, x है। यहाँ पर तीनों को सिस्टम एज ए होल सिस्टम में लेके चलना पड़ेगा, बोट रमेश सुरेश तीनों को। अच्छा, इनिशियली एट रेस्ट है और नेट फोर्स एक्सटर्नल पूरे सिस्टम पर आपका 0 है, तो हम लोग कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वो भी 0 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं m1 dx1 प्लस m2, भाई यहाँ पर 3 मास का सिस्टम है, m2 dx2 प्लस m3 dx3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। m1 हम लोग अगर रमेश को मान लें तो रमेश का 50 किलो इंटू रमेश के डिस्प्लेसमेंट नेट किधर हो रहा है 2 + x रमेश का, प्लस m2 हम लोग मान ले सुरेश को तो 60 इंटू सुरेश का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव लेंगे पहले। अगर हम लोग आपका सुरेश इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसका आएगा -2 - x प्लस बोट का मास 40 kg और बोट का उस डायरेक्शन में ही है तो प्लस x रहेगा इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 0 0 0 सब में उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 बचेगा तो 5 × 2 10, 5 × x 5x प्लस क्या, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। -6 × 2 ना, तो ये 12 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 6x ये प्लस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 6 4 10 और 5 15x हो जाएगा इक्वल्स टू 10 - 12, ये -2 आएगा, -2 को उधर ले जाओ तो इधर 2 हो जाएगा इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/15, ये मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 200 / 15 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया, क्योंकि ऑप्शन आपके सेंटीमीटर में है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो तो 15 1 जा 15 बचा कितना 5 50 हो जाएगा, 15 3 जा 45, फिर आ जाएगा आपका 13.3। x की वैल्यू कितनी आ गई 13.3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई 13.3 सेंटीमीटर। और देखो पॉजिटिव आ रहा है इसलिए हम लोगों ने जो माना है कि बोट इस डायरेक्शन में मूव करेगा वो भी सही है। अगर नेगेटिव आता तो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बढ़िया से हम लोगों ने समझा।
आपको इसमें बेसिकली यूज क्या करना है, वही ना, इनिशियली रेस्ट पे था और सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लग रहा था, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ डिड नॉट मूव ना, सेंटर ऑफ मास जो होगा सिस्टम का वो मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का मूव नहीं करेगा। तो उसी पर हमने ये वाला अपना लॉजिक लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इक्वेशन बस आप ठीक लिखो, अगर इक्वेशन विथ डायरेक्शन सब कुछ ठीक, इसीलिए देखो मैं वेक्टर ये साइन लगाता हूँ कि मतलब विथ डायरेक्शन आपको लिखना है, हमेशा मैं वेक्टर साइन लगाता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हम लोगों ने समझा। आप लोग को समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टू persons of masses 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of a boat, बोट के ऑपोजिट एंड पे है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, अगर मान लो इस तरीके का बोट है, इस तरीके का बोट है, तो बोट के ऑपोजिट एंड पे 2 पर्सन है, बोट के अपोजिट एंड पे 2 पर्सन है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, लेंथ ऑफ द बोट इज 3 मीटर, ये गिवन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड मास ऑफ बोट इज 100, मास जो है बोट का मास जो है वो 100 kg है, ठीक है। अच्छा, इनका भी तो मास दिया है, ये 55 kg एक है, एक 65 kg है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द 55 kg मैन वॉक्स अप टू द 65 kg मैन, ये वाला मूव करके इसके पास आ जाता है, 55 kg वाला भी इसी के पास आके बैठ जाता है, ठीक है। अच्छा, एंड सिट्स विथ हिम, उसके साथ बैठ जाता है। इफ़ द बोट इज स्टिल इन द वाटर, देखो फिर आपको हिंट दे दिया, द बोट इज स्टिल इन द वाटर, द बोट इज स्टिल इन द वाटर मतलब इनिशियल कोई मोशन नहीं है, इनिशियली रेस्ट पे है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट बाई, इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को पूछ रहा है कि कितना शिफ्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करना पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि बोट कितना शिफ्ट करेगा। पिछले क्वेश्चन में बोट था। अब बच्चे, जब ये क्वेश्चन आया था ना AIPMT 2012, तो आपको समझो उस समय बच्चे कितने कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आप बच्चे क्या करते हैं, वो बोट का डिस्प्लेसमेंट निकाले रहते हैं, वही आदत पड़ी रहती है कि बोट कितना आपका मूव करेगा आगे, कितना डिस्प्लेस होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, ये पूछ रहा है। सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का कितना मूव होगा, कितना शिफ्ट होगा, ये पूछ रहा है। ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि ये कितना मूव हुआ या बोट कितनी मूव हुई, ठीक है। ध्यान समझो, इनिशियली एट रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, क्योंकि स्टिल इन द वाटर है, ठीक है। और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कितना है, 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपका एक्सेलरेशन 0 है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी 0 आएगी। फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी। कहने का मतलब तब सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा ना, सॉरी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वही 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही 0 है। और जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही 0 है तो सेंटर ऑफ मास मूव ही नहीं करेगा, कोई शिफ्ट ही नहीं होगा, तो देयर विल बी नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई शिफ्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 0। आंसर क्या होगा, 0। अरे भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है, इनिशियली रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ही 0 आ जाएगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। उसी पर क्वेश्चन था। बच्चे क्या करते हैं, वो आप बोट का डिस्प्लेसमेंट निकालने लगते हैं, बोट कितना आगे डिस्प्लेस होगी, बोट कितना शिफ्ट होगी, ये निकालने लगते हैं और फिर वो गड़बड़ कर देते हैं या फिर आपका समय बेकार करते हैं। इतना प्यारा सा क्वेश्चन AIPMT 2012 में आया हुआ है, आप देखते ही आंसर कर सकते हो अगर आपको ये पूरा लॉजिक पता हो, ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। चलिए हमने 4 क्वेश्चन देख लिए, हमने 4 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग देखने चल रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट, और अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हेडिंग लगा लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो, अगर मान लो कोई आपका एक सिस्टम है, कोई सिस्टम है और सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 है,
सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो हम लोग 0 मान रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम है किसका, मासेस का ना, सिस्टम ऑफ मासेस कोई ले रहे हैं, सपोज करो सिस्टम ऑफ मासेस, ठीक है, सिस्टम ऑफ मासेस ले रहे हैं और उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। देखो आप फोर्स लिखते हो जब एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, तो ये क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो होता है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का 0 तो हम लोग कह सकते हैं सिस्टम का रेट चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, सिस्टम का 0 होगा। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा सिस्टम का वो भी 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ही क्या होगा, 0 होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। या लिख सकते हैं पी फाइनल ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा वो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। जो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा वो सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ पा रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इसी को कहते हैं। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे 3-4 क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं। उसमें मैं आपका बम का जो एक्सप्लोजन होता है उस वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ये 2 इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे से क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं, फिर एक्सप्लोजन वाले कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसमें पहला वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ मास 20 kg इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ मास 10 kg। 20 kg का आदमी एक प्लेटफॉर्म जो 10 kg का उस पर खड़ा है, केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। मैन स्टार्ट्स मूविंग विथ अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में ये 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म की रिक्वायर्ड वेलोसिटी। देखो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड वेलोसिटी गन में आप देखते हो ना, पीछे की तरफ जो झटका लगता है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी मतलब ये पीछे की तरफ किस वेलोसिटी से आएगा, यही आपको बताना है। चलो सपोज कर लिया हमने ये प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ u वेलोसिटी से आएगा, ठीक है, तो इसी u की वैल्यू आपको बतानी है। अब आपको यहाँ पर माइंड क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम कोई लग रहा है, 0 है, कोई है नहीं। नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम 0 है और इनिशियल जो मोमेंटम है सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो भी 0 है, क्योंकि रेस्ट से चीज़ें शुरू हो रही हैं ना। आपका इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग फाइनल मोमेंटम सिस्टम का लिखेंगे और फिर वहीं से आंसर कर लेंगे। उससे पहले ध्यान से समझिए, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जो मैन है वो 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बात समझे कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो मैन की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो कितनी होगी। देखो ये पीछे u से जा रहा है, ये 3 आगे जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो ये इसकी वेलोसिटी को भी ओवरकम करना चाहेगा या ओवरकम करके ही आगे बढ़ेगा, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी उस आगे की डायरेक्शन में 3 माइनस u। कोई दिक्कत है। और जो आपका प्लेटफॉर्म है इसकी वेलोसिटी क्या है, u है इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग आगे की डायरेक्शन में प्लस लेते हैं तो u को हमें माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइनल जो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो लिखते हैं, ठीक है। सॉरी, मैन का मास कितना है 20 इंटू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है मैन का 20 और मास की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में 3 माइनस u, ठीक है, प्लस m इंटू वी किसका, प्लेटफॉर्म का मास 10 और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी कितनी माइनस u, क्योंकि इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 आपका कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई u माइनस 2u, ठीक है। ये माइनस u आ जाएगा इक्वल्स टू 0, तो ये आपका माइनस u माइनस 2u, ये कितना हो जाएगा 3u, माइनस में तो उधर लेते जाए तो प्लस में आ जाएगा इक्वल्स टू 6, तो u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल्स टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन बनेगा भाई, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। ईजी है, समझ में आया।
कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको यही समझना था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको ये इंक्लूड करना है, अदरवाइज आप गड़बड़ कर देते हैं, अदरवाइज आपका गड़बड़ हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बड़े इजीली कर लोगे। आंसर बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ। चलो साथ में मिलके करते हैं, साथ में मिलके करते हैं। क्या कह रहा है, अ मैन ऑफ मास स्मॉल m starts moving on a plank of mass capital M with constant velocity v ये ना, ये v velocity से with respect to plank. If the plank lies on a smooth horizontal surface, the velocity of plank with respect to ground, the velocity of plank with respect to ground, इस डायरेक्शन में आपका u velocity इसका मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में u velocity इसका मान लेते हैं। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, सारी चीज़ें वैसे ही। कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स है भाई सिस्टम पर, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम नहीं है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी 0, ठीक है। अब इसी फाइनल मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिख देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। अब ग्राउंड से देखने पर अगर हम लोग देखें, ग्राउंड से देखने पर मैन का अगर वेलोसिटी के लिए हम लोग देखें, ये v से आगे बढ़ रहा है लेकिन माइनस u होगा, तो ये v माइनस u होगा इसकी नेट वेलोसिटी। मैन की जो नेट वेलोसिटी होगी v माइनस u होगी, और जो प्लैंक है इसकी वेलोसिटी u होगी, इसकी वेलोसिटी u होगी इस डायरेक्शन में। अब लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम के लिए इक्वेशन लिख देते हैं हम लोग। मैन के लिए लिखो तो मैन का मास m और मैन की वेलोसिटी v माइनस u, ठीक है, प्लस प्लैंक का मास कैपिटल M और प्लैंक की वेलोसिटी माइनस u, क्योंकि उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व कर लो इसी को, mv माइनस mu माइनस कैपिटल mu इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपके u वाले को एक साइड ले जाओ, उस साइड ले जाओ, तो आपका स्मॉल mu प्लस कैपिटल mu इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू v, ठीक है। दोनों में u कॉमन लो, ठीक है। तो स्मॉल m प्लस कैपिटल m इंटू u इक्वल्स टू आ जाएगा स्मॉल mv, या u इक्वल्स टू आ जाएगा स्मॉल mv बटे में स्मॉल m प्लस कैपिटल m, स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ठीक है। तो देखिए आपने कितने इजीली हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया लीनियर मोमेंटम पर आधारित, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और फिर हम लोग चलेंगे रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं, आपके एग्जाम में एक्सप्लोजन ऑफ बम के भी क्वेश्चन आते हैं, कोलिजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर भी लीनियर मोमेंटम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब एक्सप्लोजन ऑफ बम की बात करें या कोलिजन वाली बात करें तो वहाँ पर एक चीज़, अगर आपका प्योर इलास्टिक चीज़ें हो ना, आपका सारी चीज़ें नॉर्मल हो, तो हम लोग लेके आ सकते हैं, या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि वी विल कंजर्व लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन और कोलिजन। वी विल कंजर्व लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। बस इस चीज़ को फॉलो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। बस इक्वेशन सही लिखोगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। चलो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इस पर देखिए क्या कह रहा है। अ बॉम्ब ऑफ मास 30 kg एट रेस्ट है। इनिशियली क्या है? रेस्ट है। इनिशियली रेस्ट है। अगर इनिशियली रेस्ट है तो इसका मतलब क्या है भाई? इनिशियली रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट। इट मीन्स जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो 0 है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 है, और इनिशियल मोमेंटम सिस्टम 0 है तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। दो भागों में बट जाता है ना, तो 30 kg का बम है और 2 भागों में ऐसे इस तरीके से टूट के बट गया, ठीक है। इनटू 2 पीसेस, एक 12 kg का मास, एक 18 kg का मास, एक 18 kg का मास, एक 12 kg का मास, ठीक है। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ 18 kg मास इज 6 मीटर पर सेकेंड। जो 18 kg मास है वो 6 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी इतनी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मास, जो 12 kg वाला मास है, अदर मास कौन सा होगा? 12 kg वाला, इसी का काइनेटिक एनर्जी बताना है। आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 होगा, बस बैलेंस कर दो। क्या लिखोगे आप? इसके लिए लिखो ये आपका, इसकी वेलोसिटी इस साइड में कुछ भी मान लो, u मान लो, ठीक है। तो 12 इंटू यू इसका, ये बराबर होगा
18 इंटू 6 के, 18 इंटू 6 के, ये 6 इसके कटा 2 टाइम्स में, ये 2 इससे कटा 9 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा, u इक्वल्स टू आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। u इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। अरे नहीं समझ पा रहे हो, फिर से देख लो, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मान लो 12 kg वाला आया, तो इसकी वेलोसिटी u हमने ले लिया, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड दिया है, इसका मास आपका 18 kg है। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 0 होगा, तो बैलेंस कर दो 18 इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी 6, ये इसका मोमेंटम हो गया। 12 इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी u, इसका आपका मोमेंटम हो गया। तो u इक्वल टू कितना आ जाए, 18 6 डिवाइडेड बाई 12, इसी को सॉल्व कर रहा था, ये 2 टाइम्स में, ये इससे कटा 9 टाइम्स में, तो u की वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। तो हमको आपकी वेलोसिटी इसकी नहीं बतानी है, अदर मास की वेलोसिटी नहीं बतानी है, अदर मास का हमें क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv² होता है, ठीक है, हाफ mv², तो हाफ इसका mu² लिख लेते हैं, ठीक है। और m इसका कितना है, इस वाले अदर पार्ट का हाफ m इसका है 12, ठीक है, और u कितना निकाले, अभी 9 निकाले, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इससे कटेगा 6 टाइम में, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 का स्क्वायर 81, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 48, ठीक है। तो ये जाएगा 486 जूल, 486 जूल। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा बात, आसान क्वेश्चन था, आसानी से हमने करा, एकदम हल्का क्वेश्चन है ये तो। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये कर पाए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजीली कर पाओगे, अगर ये कर पाए तो सेम अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 पे भी, और वो कर पाओगे। देखो ये CBSE AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, CBSE AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, और ये CBSE AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। चलो 2005 वाला कर लिया, 2003 वाला सॉल्व करते हैं हम लोग। 2005 वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और 2003 वाला चलते हैं सॉल्व करने। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अ स्टेशनरी पार्टिकल एक्सप्लोड इनटू 2 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है वो 2 पार्टिकल्स में आपका एक्सप्लोड कर जाता है, फूट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, ऑफ मासेस m1 एंड m2, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपका था, अब ये टूट गया दो भाग में, ठीक है, m1 और m2, m1 और m2 2 भागों में टूट गया, ठीक है। अच्छा एक्सप्लोड कर गया एक्चुअली, ठीक है। विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये v1 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये v2 से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। देखो स्टेशनरी पार्टिकल कह रहा है, स्टेशनरी पार्टिकल मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट है, इसका मतलब जो इनिशियल आपका मोमेंटम होगा सिस्टम का वो 0 रहा, ठीक है। इनिशियल चेंज इन मोमेंटम सिस्टम का 0 रहा होगा, वही फाइनल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी क्या होगा, 0 होगा। फाइनल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वो भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 इक्वल्स टू मोमेंटम, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 इक्वल्स टू मोमेंटम, ये कह सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू मोमेंटम। अच्छा, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, पढ़ा था कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m, मोमेंटम (2m) मास, ठीक है। अच्छा, तो अगर इस वाले पार्टिकल की, इसके लिए हम लोग E1 समझे, इसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी E1 समझे, तो इसका क्या लिखोगे, p²/2m1, और इसका अगर E2 समझे तो E2 क्या लिखोगे, p²/2m2, ठीक है। p क्यों चेंज नहीं कर रहे हो, क्योंकि p तो कांस्टेंट है ना, p दोनों के लिए बराबर होगा, p इसके लिए और इसके लिए क्या होगा, बराबर होगा ना, तो p तो सेम है, तो हमें निकालना क्या है, E1/E1, E1/E2, तो E1 लिख दो p²/2m1, E2 लिख दो p²/2m2, ठीक है। p² से p² खत्म, 2 से 2 खत्म, m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m2/m1। तो E1/E2 कितना आ गया, m2/m1, E1/E2 कितना आ गया, m2/m1। कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। m2/m1 आएगा, m2/m1 आएगा। यहाँ से भी डायरेक्टली समझ सकते थे, अगर ये p कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के।
अगर P आपका कांस्टेंट है या इक्वल है, दो सिस्टम के लिए, दो बॉडी के लिए P कांस्टेंट है या आपका इक्वल है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, E1/E2 M2/M1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ऐसे भी समझ सकते थे। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखा। तो इस तरीके से जो सेंटर ऑफ मास का चैप्टर था उसको समराइज करते हैं हम लोग और यहाँ पर एक ब्रेक देते हैं। अगर कुछ उसमें और भी क्वेश्चंस आप लोग के डाउट में रहेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर आपका चर्चा कर दूंगा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट होगा तो उस पर मैं चर्चा कर दूंगा। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे रोटेशनल मोशन की तरफ। रोटेशनल मोशन जहाँ तक पढ़े थे उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आपके नीट के एग्ज़ाम के भी डेट्स अनाउंस हो गए हैं, जेईई का एग्ज़ाम भी होगा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अब थोड़ा सा स्पीड अप करिए, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, स्पीड अप करिए और वही फंडा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। थॉट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जो आपको आता है वो क्लियरिटी के साथ आना चाहिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भिड़ जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, वहाँ पर जो भी त्रुटियाँ होंगी, वहाँ पर जो चीज़ें फंसेंगी तो आप बुक खोलोगे, रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके हैं पेपर उनको प्रैक्टिस करते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं और आगे पढ़ते हैं हम रोटेशनल मोशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।